तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है। हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि कोई व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को इस अंकित मूल्य पर 8% का बट्टा देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। यहाँ पे देखिए, ऐसे प्रश्न में बस सिंपल सा ये लगाते हैं फार्मूला, कौन सा, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, यानी जो वृद्धि हो रही है उसको प्लस में और जो कमी हो रही है उसको माइनस में। तो यहाँ पे 20% अधिक अंकित करता है तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 20, और यहाँ पे कितने का छूट देता है, 8 का। तो 20 माइनस 8 फिर माइनस 20 गुणित 8/100। यहाँ पे देखिए 20 पंचे 100, और 20 में से जब 8 घटाएंगे तो 12 बचेगा, और यहाँ पे जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 एक कम 5 और 5 छक 30 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10.4%, यानी तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो 10.4% होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया है 10.4, और यही हम आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न में। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है, पिंकी किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचती है। यदि वह उसे 96 रुपया ज्यादा में बेचती तो उसे 17% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग मान लेंगे 100 रुपया। ठीक है, अब अगर वह 15% की हानि पर बेचती है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो आप कहोगे 100 में से 15 को घटाइए तो 85 रुपया होगा। ठीक है, अब देखिए 100 रुपये की वस्तु को वो 85 रुपया में बेच रही है तो उसको 15% की हानि होगी। अब वो कह रहा है कि यदि वह उसे 96 रुपया ज्यादा में बेचती तो उसे 17% का लाभ होता। मतलब 100 रुपए की वस्तु है और उसको 17 रुपया और अधिक करके बेचा जाता है, तो मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 117 रुपया। ठीक है, अब आप 117 में से 85 को घटाएंगे तो ये आपका मिल जाएगा कितना रुपया ज्यादा उसको लाभ हुआ। तो देखिए यहाँ पे जब घटाएंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ पे 3, यानी 32 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, 96 रुपया के। ठीक है, यानी 32 का मान 96 है, तब 32 तिया होता है 96, यानी एक का मान कितना हो जाएगा, तो 3 रुपया। और क्रय मूल्य हमने किसको माना था, 100 को, तो 100 रुपया का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 300 रुपया, यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 300 रुपया होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हम, 300 रुपया है, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। देखिए, हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि गेहूं के दामों में 20% की वृद्धि हो जाती है तो किसी गृहिणी को उसकी खपत में कितनी प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी जिससे उसके व्यय पर कोई प्रभाव न पड़े। तो ऐसे प्रश्न में फार्मूला आपका क्या लगता है, आपका जो फार्मूला लगता है, अब देखिए इसको हम बिना फार्मूला बताए भी हल कर सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि आपको एक बार फार्मूला भी बता दिया जाए ताकि आपके दिमाग में एक बार फार्मूला याद आ जाए। ठीक है, तो फार्मूला आपको भी पता है क्या होता है, यक्स बटा 100 प्लस यक्स, यहाँ पे प्रतिशत लगा देते हैं जब वृद्धि होती है, और जब कमी होती है तो यहीं पे क्या हो जाता है, माइनस। तो कितने की वृद्धि हो रही है, तो 20 का, तो 20 आपका यक्स का मान है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 बटा 120, मतलब 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाएंगे, देंगे गुणते 100, सॉरी यहाँ पे 100% रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 100 फिर परसेंटेज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे काटेंगे तो 20 छक्का 120, और 6 से भाग जब 100 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 16.67%। ठीक है, यानी अब देखिए यहाँ पे जब भाग करेंगे तो 16.67% आ जाएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 16.67% है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा चौथा प्रश्न क्या है। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर चौथे और पांचवें वर्ष में क्रमशः 12,900 रुपया और 14,250 रुपया हो जाती है तो ब्याज की दर बताइए। अब देखिए यहाँ पे दर निकालने से पहले कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। अब देखिए कह रहा है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर चौथे और पांचवें वर्ष में क्रमशः 12,900 रुपया और 14,250 रुपया हो जाती है, तो ये हो रहा होगा चौथे वर्ष में मूलधन और पांचवें वर्ष में ये मिश्र धन हो गया होगा। तो अब देखिए यहाँ पे ब्याज यदि निकालेंगे तो ब्याज बराबर आपका होता है मिश्र धन माइनस मूलधन।
मिश्रधन माइनस क्या हो जाता है, मूलधन। तो मिश्रधन कितना है, 14,250 रुपया और मूलधन हमारा है 12,900 रुपया। जब घटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 12 में से 9 गया 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी 1,350 रुपया ब्याज निकला। ये कितने वर्ष का, 1 वर्ष का। तो देखिए 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, जब 1 वर्ष का निकल गया तो 4 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, इसमें 4 का गुणा करा लेंगे तो ये हो जाएगा 4 0 हम 0, 4 5 20, 4 3 12 और 2 14, 4 1 कम 4 और 1 5, यानी 5400 रुपया 4 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। अब देखिए चौथे वर्ष में ये जो आपका मिलेगा ये आपका हो जाएगा आप मिश्रधन, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ब्याज और समय आपका 4 वर्ष हो जाएगा और दर आपसे पूछ रहा है। तो दर बराबर फार्मूला आपको पता है क्या होता है, ब्याज गुणित 100 बटा मूलधन गुणित समय, ठीक है। देखिए 4 वर्ष का हमने ब्याज निकाल लिया, चौथे वर्ष ये जो होगा ये हो जाएगा आपका मिश्रधन। तो मूलधन कितना होगा, देखिए मूलधन भी निकाल लेते हैं। तो मूलधन बराबर कितना होता है आपका मिश्रधन माइनस ब्याज, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12,900 में से हम 5400 घटा ले रहे हैं तो यहाँ पे बचेगा 7500 रुपया इसका हो गया मूलधन। तो इसी फार्मूले पर लगा के सॉल्व कर देंगे तो ब्याज बराबर कितना है आपका 5400 लिख देते हैं गुणित 100 बटे मूलधन कितना है आपका 7500 लिख दिए। उसके बाद समय 4 है, डबल जीरो काट दिए। उसके बाद यहाँ पे काटेंगे इसको 4 से तो हो जाएगा 4 1 कम 4, 4 3 12, 4 5 20, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1350। 1350 को जब 75 से भाग करेंगे तो कितनी बार में कटेगा ये, अब देखिए इसको काट लेते हैं हम 15 से, तो 15 9 135, ये 90 हो जाएगा और 15 5 75। 75 को यदि 1350 में भाग करेंगे तो 18 बेरिया में ये कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 18%। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया है 18% और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो ब्याज की दर पूछ रहा था हमसे वो हो जाएगा आपका 18%। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न में। हमारा जो 5वां प्रश्न है वो कह रहा है कि एक घड़ी 4 घंटे बजाने में 9 सेकंड का समय लेती है, 12 घंटे बजाने में इसे कितना समय लगेगा। आपको ये सवाल बहुत सरल लग रहा होगा कि 4 घंटे बजाने में 9 सेकंड लेता है तो 1 घंटा का निकालेंगे फिर 12 घंटा का निकाल लेंगे। ऐसा करके आप इसका उत्तर निकालने की कोशिश करोगे, बट इसका उत्तर आपका ऐसा करने पर गलत आ जाएगा। देखिए कैसे, जब एक घड़ी है, ठीक है, 4 घंटा बजाएगी, देखिए 4 घंटा से पहले वो 3 पूर्ण चक्कर लगाएगी इस तरीके का, ठीक है, तब जाके वो चौथे घंटे में पहुंचेगी, यानी 3 चक्कर लगाने में उसे 9 सेकंड लगते हैं। ऐसे ही जब वो 12 बजाएगी यानी 12 घंटा बजाएगी तो उसको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, 11 पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 चक्कर लगाती है 9 सेकंड में, तो 1 चक्कर लगाएगी 9/3 सेकंड में, और 11 चक्कर कितना लगाएगी, 11 चक्कर कितने सेकंड में लगाएगी, तो 9/3 गुणित 11, तो 3 त्रिक का 9, 11 तिया कितना हो जाएगा आपका 33 सेकेंड, ठीक है। यानी वह 12 घंटे बजाने में कितना समय लेगा, तो 33 सेकंड का समय लेगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 33 सेकंड दिया है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने 6वें प्रश्न में। देखिए हमारा ये वाला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 2 शंकुओं के आयतनों का अनुपात, यानी 2 शंकु हैं इस तरीके से और उनके आयतन का अनुपात, इसका आयतन मानते हैं V1, इसका आयतन मानते हैं V2, यानी V1/V2 बराबर दिया है 2/3, यानी 2:3 दिया है। उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात भी दिया है, मतलब R1/R2 बराबर भी दिया है 1:2। तो कह रहा है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले शंकु का आयतन क्या होता है उसका फार्मूला लगाते हैं। तो 1/3 पाई R²1H1 इसका फार्मूला लगा दिए। फिर इसका लगाते हैं तो 1/3 पाई R²2EH2 कर देते हैं, और ये किसके बराबर दिया है 2/3 के। 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा। R1/R2 का अनुपात दिया था कितना 1/2, यानी 1/2 यहाँ पे गुणित H1/H2 और ये हो जाएगा 2/3 के बराबर। तो 2 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, यानी H1/H2 बराबर ये हो जाएगा आपका। अब चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे 2 दूना यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 दूना की यहाँ पे 8/3, यानी जो ऊंचाइयों में अनुपात होगा वो 8 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका 8/3 और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
और अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। तो देखिए हमारा जो 7वां प्रश्न है वो कह रहा है कि दो वर्गों के जिनमें से एक वर्ग का विकर्ण दूसरे की तुलना में दोगुना है, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब एक वर्ग का विकर्ण यानी पहले वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, यदि आप वर्ग का विकर्ण का फार्मूला पूछोगे तो होता है a√2, मतलब भुजा √2। तो मान लेते हैं पहले वर्ग का है a1√2, ये बराबर है दूसरे की तुलना में दोगुना है, यानी 2 गुणते ये हो जाएगा a2√2। तो यहाँ पे √2 से √2 खत्म हो गया, तो ये जो a2 है इसको a1 के बटे में कर देते हैं, यानी a1 बटा क्या हो जाएगा a2। अब इधर बचेगा 2/1। चूंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 दूना के हो जाएगा 4/1, यानी जो अनुपात आएगा वो हो जाएगा 4:1। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 4:1 है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न में। देखिए हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कह रहा है कि 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। 12 दिन में कार्य पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा आपका यम1 h1 d1, मतलब यम1 व्यक्ति h1 प्रति घंटे कार्य करके d1 दिनों में किसी काम को पूरा करते हैं, तो उसी काम को यम2 व्यक्ति h2 घंटे प्रतिदिन दिन में काम करके d2 दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे यम1 का मान दिया है 15 आदमी, कितने घंटे 8 घंटे, कितना दिन लगाते हैं तो 20 दिन। ऐसे ही अब पूछ रहा है 20 आदमी को कितने घंटे, यानी h2 आपसे पूछ रहा है काम करें कि काम 12 दिन में समाप्त हो जाए। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 20 से 20 काट दिए, अब 4×3 12 और 4 दूना 8, यहाँ बचा 15 गुणे 2 बराबर यहाँ पे हो गया h2 गुणे 3, तो 3 पचे 15 और 5 दूना कितना हो जाएगा 10 दिन, यानी 10 घंटे, 10 घंटे लगेंगे। यानी जो 12 दिन में काम पूरा करना है 20 आदमियों को, वो प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे कि काम पूरा हो जाएगा, तो 10 घंटे। तो कौन सा उत्तर आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं हम कि 10 घंटे लिखा है और यही हमारा सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न में और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए हमारा जो 9वां प्रश्न है करा यदि किन्हीं तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी। यानी कह रहा है किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो क्रमागत देखिए जब सम पूछे या विषम पूछे हमेशा दो का अंतर होता है, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। पहली को x माने तो दूसरी को x+2 मानना पड़ेगा और तीसरी को मानना पड़ेगा x+4। इनको जोड़े तो योगफल 147 आता है, तो जोड़ेंगे इधर 3x हो जाएगा और 4 2 6, 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 141। घटा देंगे 147 में से 6 तो 141 बचेगा, काटेंगे तो हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 7 21, यानी पहली संख्या जो हो गई आपकी 47 हो गई। दूसरी संख्या हो जाएगी 2 जोड़ेंगे तो 49 और तीसरी संख्या हो जाएगी आपका 51। तो हमसे बीच वाली संख्या पूछ रहा था, तो हमारे बीच वाली संख्या कितना हो जाएगा 49। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 49 दिया है और यही हमारा सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने आखिरी और 10वें प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा 10वां प्रश्न क्या है। देखिए हमारा 10वां प्रश्न भी बहुत ही शानदार है, बहुत ही आसानी से इसको लगाएंगे। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मौसा 15 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए जब संख्याओं का अनुपात दिया रहे और मौसा दिया रहे तो सबसे पहले संख्या निकालते हैं, और संख्या कैसे निकालते हैं, मौसा का गुणा इन अनुपात में कर देते हैं, यानी 15 गुणा 3 में करेंगे तो 45 हो जाएगा और यहाँ पे 15 गुणा 4 में करेंगे तो 60 हो जाएगा। यानी पहली संख्या 45 हो गई, दूसरी संख्या 60 हो गई। इनका योग पूछ रहा था, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 105। यानी पूछ रहा था तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो दोनों संख्याओं का योग 105 होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये प्रैक्टिस सेट भी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक पढ़ाई करते रहिए और तब तक के लिए धन्यवाद।